एक लड़की अपने ससुराल से अपने पिता के फोन पर फोन करती है और बड़ी घबराई हुई सी कहने लगती है कि पिताजी आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं कमरे में बंद हूँ और आपका दामाद बाहर खड़ा हुआ है, वो मुझे बिल्कुल भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने देगा। इस बात को सुनकर उसका पिता भी घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी आज से 10 साल पहले इस व्यक्ति से की थी, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा उनको देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर फिलहाल वह इन बातों को छोड़ता है और सीधा वहां पर चला जाता है, और वहां जाने के बाद जब वह नज़ारा देखता है तो वाकई में हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके दामाद ने शराब पी रखी थी और वह इसी तरह से कह रहा था कि आज तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर जो पिता होता है कैसे न कैसे करके अपने दामाद को काबू में करता है और उसके बाद अपनी बेटी को निकालता है, और जब उसे पूछने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वह बहुत उल जलूल सी बातें कह रहा था, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं बन रहा था। कौन था वह दामाद और किस वजह से जब 10 साल से शादी हो गई थी और अब तक सब कुछ ठीक था, अचानक से सब कुछ हुआ? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। बिहार के गया जिले के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है गोपाल। गोपाल जो कि पंडित है और वह पंडिता ही करना चाहता है आगे बढ़कर, क्योंकि उसका इसी तरह का विचारधारा है और इसीलिए वो इसी तरह की पढ़ाई लिखाई भी करता है। यहाँ पर गोपाल शास्त्री बन जाता है, और शास्त्री बनने के बाद जब वह शादी के योग्य हो जाता है तो माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। लड़की ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है उर्मिला। उर्मिला जो कि पासी के गांव की रहने वाली थी, देखने में बेहद ही खूबसूरत, और यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं वह भी काफ़ी अच्छे परिवार से थे, यानी कि यहाँ पर परिवार में भी कोई दिक्कत नहीं थी और उर्मिला में भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद गोपाल के जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटे के लिए उर्मिला को पसंद कर लेते हैं, और उसके बाद जो उर्मिला होती है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। अब चूंकि गोपाल शास्त्री की पूरी पढ़ाई कर चुका था तो उसके बाद वह अब शादी ब्याह करवाने लगता है और इधर उधर लोगों के कर्म कांड करवाने में उनकी मदद किया करता, मंत्रोच्चारण किया करता, हवन वगैरह, यानी कि जो कुछ भी पंडित का एक काम होता है उन सारे कामों को वो किया करता है। गांव के अंदर ही रहा करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। गोपाल और उर्मिला अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर गोपाल उर्मिला से बड़ा ही प्यार किया करता था, इधर जो उर्मिला है वह भी गोपाल से बड़ा ही प्यार किया करती है। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद यहाँ पर गोपाल को एक लड़का हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो गोपाल होता है वह अपने बच्चे को पाकर बड़ा ही खुश होता है। यहाँ पर धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और कुछ समय बाद उसको एक और बच्चा हो जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा होता है तो यहाँ पर गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिखने लगती है, और जब उर्मिला उससे इस चिंता का कारण पूछती है तो यहाँ पर गोपाल बताता है कि कब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गांव के अंदर और भी काफी सारे पंडित थे, तो यहाँ पर ज्यादा काम उनका नहीं चल रहा था जो काम वो किया करते थे, और इसी वजह से जो गोपाल होता है वह कहने लगता है कि मेरा तो मन है कि हम लोग शहर जाएं, क्योंकि सुना है शहर में हमारे काम की काफ़ी ज़्यादा वो होती है, अच्छे से दक्षिणा भी मिल जाएगी, जजमान भी ज़्यादा मिलेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर जो गोपाल होता है वह शहर जाने का फैसला करता है। जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो सुनने के बाद कहने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो वो कहने लगता है कि देखो अब बच्चे भी हो गए हैं तो अब खर्चा भी ज़्यादा हो गया है, तो ये तो चाहिए होगा। इस बात को सुनकर पत्नी उर्मिला भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती है, और उसके बाद यहाँ पर जो गोपाल होता है वह अब शहर जाने का पूरा मन बना लेता है। गोपाल का एक बड़ा भाई है, वह कहता है कि कोई बात नहीं छोटे, अगर तुझे शहर जाना है तो बेशक से जा सकता है, क्योंकि जो गोपाल का बड़ा भाई है वो खेती किसानी किया करता है। इसके बाद यहाँ पर जो गोपाल होता है अपने माता पिता को अपने बड़े भाई के पास छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है, और वहां पर एक किराए का घर लेकर उसके अंदर रहने लगता है। जिस घर के अंदर वो रहा करता था वो 2 पोर्शन का घर था, और ऊपर वाले पोर्शन पर गोपाल अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगता है, और नीचे वाले पोर्शन पर मकान मालिक रहा करता था जिसका नाम होता है पप्पू। पप्पू जिसकी उम्र गोपाल के ही बराबर थी, और यहाँ पर जब वह जानता है कि घर के अंदर पंडित आ रहे हैं तो यहाँ पर वह बड़ा ही खुश होता है और उनका अच्छे से आदर सम्मान करता है। कहता है कि आप लोग हमारे घर में रहोगे तो हमारा घर तो वैसे ही पवित्र हो जाएगा। यहाँ पर गोपाल इन बातों को सुनकर बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसका जो मकान मालिक है वह भी उससे आदर सम्मान से बात किया करता है। धीरे धीरे यहाँ पर गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है और इसी शहर के अंदर वही काम करने लगता है जो गांव में किया करता था, लेकिन यहाँ पर अब अच्छे से उसका काम चलने लगता है, क्योंकि गांव के अंदर जजमान भी काफी ज्यादा पैसे वाले हुआ करते हैं, तो वो दक्षिणा भी ज्यादा दिया करते हैं, और साथ में यहाँ पर काफी सारा काम उसे मिल जाता है, यानी कि सुबह शाम दोपहर हर टाइम उसे कोई न कोई काम के लिए आया करता
और यहाँ पर अच्छे से उसका काम चलने लगता है। और वैसे भी गोपाल अच्छी नॉलेज रखा करता था, तो इसी वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग उसके पास आने लगते हैं। कुछ सटीक बातें वो ऐसी बता दिया करता जिनको सुनने के बाद सभी को उस पर विश्वास हो जाता है और धीरे धीरे समय बीतता है। यहाँ पर रहते हुए गोपाल को 7 साल बीत चुके थे और 7 साल के अंदर उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, वह अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर उसके ही गांव का एक और पंडित गांव के अंदर से यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जब वह गोपाल के ठाठवार देखता है तो उसे भी लगने लगता है कि क्यों ना मैं भी वहीं पर जाकर ऐसा ही काम करूं। उस पंडित के यहाँ पर आने के बाद वह भी अपना इसी तरह से काम करने लगता है। लेकिन यहाँ पर गोपाल का अच्छा खासा काम चला हुआ था और उसे कोई भी नहीं पूछता है, यानी कि जो दूसरा पंडित गांव से आया था उसे कोई भी नहीं पूछ रहा था। अब यहाँ पर जो ये पंडित नया नया गांव से आया है वो उसकी इस बात को देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर तो सभी लोग गोपाल को जाना पहचाना करते हैं और उसी को बुलाया करते हैं। इस बात को देखकर यहाँ पर जो पंडित होता है वह उससे अंदर ही अंदर जलने लगता है। लेकिन जब भी कभी गोपाल उससे मिलने के लिए जाया करता तो वह अच्छे दिखने का दिखावा किया करता है। यहाँ पर जब गोपाल देखता है कि उसके गाँव का एक पंडित आ चुका है और उसको काम की जरूरत है, तो वह अपने काम में से भी कुछ काम उसे दे दिया करता और उसे भेज दिया करता कि फलानी जगह पर चले जाओ, वहां पर कुछ काम है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी जो दूसरा पंडित होता है उसकी जलन गोपाल के प्रति कम नहीं होती है और उसके बाद वह मन ही मन सोचने लगता है कि इसका काम कैसे कम किया जाए ताकि लोग सारा काम मुझे देने लगे और यहां पर मैं अच्छे से पैसा कमाऊं। यही सोचकर यहां पर जो दूसरा पंडित होता है वह मन ही मन बहुत सारी विचारधाराएं रखता है और इसी वजह से उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। यहां पर कई बार वह गोपाल के घर भी जा चुका है, उसके घर को भी देख चुका है और उसे पता है कि गोपाल एक मकान के अंदर ऊपरले माले पर रहा करता है और वह दिन के समय में जब काम इधर उधर के लिए जाया करता है तो उस समय में उसकी पत्नी घर के अंदर अकेली रहा करती है और बच्चे स्कूल चले जाया करते हैं। तो यही बात देखकर उसके दिमाग में खुरापात आती है और उसके लिए जब एक दिन गोपाल और वह पंडित एक दूसरे से बात कर रहे थे खाली समय में, तो उसी समय जो पंडित होता है वो कहने लगता है कि यार एक बात तुझसे कहनी थी, अगर बुरा ना माने तो, क्योंकि मेरे मन में काफी दिनों से ये बात घूम रही थी और इसी वजह से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन तू इस बात को किसी को नहीं बताएगा कि मैंने तुम्हें बताया है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो गोपाल होता है वो कहता है कि धैर्य रख, कोई बात नहीं, तू मुझे बता दे और मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा और तेरा नाम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहां पर जो पंडित होता है वो कहने लगता है कि दरअसल बात ऐसी है कि तेरी पत्नी को ना मैंने एक दिन उस मकान मालिक के साथ कुछ ऐसा करते हुए देखा था जो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। यहां पर इस बात को सुनकर गोपाल फौरन से समझ गया था कि किस बारे में कह रहा है और उसके बाद कहने लगता है कि अरे झूठ मत बोल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी यहां पर जो पंडित होता है वो कहने लगता है कि नहीं यार, मैं सही कह रहा हूं और मैंने सच में ही ऐसा करते हुए देखा है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो गोपाल होता है उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है। पूछता है कि तुमने कब देख लिया? तो वह कहता है कि एक दिन मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर गया था। अब दिन के समय में तुम तो बाहर गए हुए थे और उसी दिन जब मैं घर पर जाता हूं तो मैं अंदर चला जाता हूं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती है, तो मैं ऊपर जाकर देखने लगता हूं। लेकिन जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजा खोलते ही मुझे सब कुछ दिखाई दे गया। लेकिन उस समय तुम्हारी पत्नी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे और कहा था कि मेरे पति को मत बता देना, वरना मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाऊंगी। देख, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तू मेरे लिए इतना किया करता है, मुझे काम भी दिया करता है, तो तुमसे मैं छुपा नहीं पाया। लेकिन कैसे भी करके इस बात में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, अपने घर की तरफ ध्यान दो। अब इतना कहना था, गोपाल के दिमाग में यह बात बार बार घूमने लगती है और इसके बाद गोपाल इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। वह अपने घर जाता है, उसकी पत्नी उसे मिलती है और जैसे ही वो उसे घर के अंदर आता हुआ देखती है तो उसके स्वागत में खड़ी हो जाती है। लेकिन गोपाल के चेहरे पर आज एक अजीब सी चिंता है। ऐसा काम 3 से 4 दिन तक चलता रहता है और 3-4 दिन तक जब ये चिंता को ज्यादा ही बढ़ जाती है तो उसके बाद जो गोपाल होता है एक दिन शराब का सहारा लेता है और शराब पीकर घर पर आ जाता है। अब जैसी पत्नी अपने पति को शराब पीता हुआ देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि ये आपने क्या किया और आप इस तरह से क्यों शराब पीकर आए हो। लेकिन यहाँ पर गोपाल जब इस बात को सुनता है तो एकदम से भड़क जाता है, कहता है कि तू होती कौन है मेरे बीच में बोलने वाली, और तुझे तो ना मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे इस दुनिया से विदाई करके रहूंगा। ऐसा कहकर वो उसे धमकाने लगता है और वहीं पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और डंडा उठाकर उसकी तरफ भागने लगता है। यहां पर पत्नी पहले तो उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा मत करो और उसके पास जाती है, लेकिन जब गोपाल 1-2 डंडे उसको लगा देता है, वो भी काफी जोर से, तो उसके बाद पत्नी एकदम से भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है जिस कमरे के अंदर बच्चे सोए हुए थे, और वहां पर जाने के बाद अपना फोन निकालकर सीधा अपने पिताजी के पास फोन कर देती है। यहां पर उसका पिता बिल्कुल निश्चिंत रहा करता था क्योंकि गोपाल का
व्यवहार उसके प्रति काफी अच्छा था और वह बड़ी अच्छी तरह से अपने परिवार को पाल रहा था। लेकिन यहाँ पर आज जैसी बेटी का फोन आता है तो वो बड़ा ही मुस्कुराते हुए फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से बेटी घबराई हुई कहने लगती है कि पिताजी आप फौरन से यहाँ पर आ जाओ, आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और बाहर ही खड़े हुए हैं, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। इस बात को जब बेटी घबराए हुए कहती है तो यहाँ पर एक बार तो ससुर को भी विश्वास नहीं होता कि उसका दामाद ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बेटी की घबराहट उसे साफ साफ दिखाई देती है और वह फौरन से उन्हें वहां पर बुलाने लगती है। तो यहाँ पर जो पिता होता है वह भी फौरन से अपने बेटे को लेता है, यानी कि गोपाल के साले को, और दोनों के दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जैसे वो नजारा देखते हैं तो उन्हें ऐसा ही नजारा मिलता है, और जब यहां पर वह अपने ससुर को देखता है तो ससुर के सामने भी बिल्कुल नहीं मुकरता है और बुरी तरह से अपने ससुर को भी गालियां देने लगता है। यहां पर ससुर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मानता नहीं है और उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। तभी यहां पर जो गोपाल का साला होता है वह उसे जोर से धमकाकर बैठा देता है, कहता है कि चुप बैठ जाओ और बैठकर ये बताओ कि क्या बात है। अब यहां पर जो साला था वह जवान था, गोपाल के सामने तो, और उसी वजह से यहां पर जो गोपाल है वो चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद यहां पर जो उर्मिला के पिता होते हैं वह उर्मिला को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और उर्मिला भी बाहर निकल कर आती है। कहती है कि पिताजी से पूछो, ये पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा परेशान है और उसके बाद आज तो मुझे इस दुनिया से विदा करने की बात कर रहे थे। यहां पर इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो पूछने लगता है, लेकिन गोपाल कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, यह मेरे साथ रहने के लायक ही नहीं है। यहां पर पिता पूछने लगता है कि ऐसा क्या कर दिया इसने। तो उसके बाद यहां पर जो गोपाल होता है बस एक ही बात कहता है कि बस इसे यहां से ले जाओ, मैं इसे घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद यहां पर जो गोपाल होता है वह अपनी पत्नी को उनको ले जाने के लिए कह देता है और पत्नी भी उनके साथ चुपचाप चली जाती है, लेकिन मन के अंदर गहन सोच विचार करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहां पर मेरा पति मुझसे इतनी नफरत कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद जब गोपाल अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं आता है तो उसके बाद पत्नी को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है और यहां पर जो पत्नी होती है वह सीधा गोपाल के पास पहुंच जाती है। कहती है कि देखो जो कुछ भी हुआ है उसको मुझे बताओ, आखिर क्या बात है। लेकिन गोपाल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है और वह फिर से कहता है कि निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहां पर जो पत्नी होती है वो अपने घर वालों को बनाए बना आई थी क्योंकि उसे बच्चों को देखने का मन कर रहा था, लेकिन गोपाल ने अब तक बच्चों को यहां से गांव भेज दिया था, अपने गांव में माता पिता के पास। अब इसके बाद यहां पर पत्नी अकेले पाकर गोपाल से बात करने लगती है, लेकिन गोपाल उससे कुछ भी बात नहीं करता है और बस उसे जाने के लिए कहता है। यहां पर पत्नी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है और उसके बाद वहां से अपने घर तो चली जाती है, लेकिन अपने पिता से कहती है कि पिताजी शायद मेरा घर उजड़ जाएगा और आप कैसे भी करके गोपाल को मनाओ और वो मुझे अपने साथ रख लेगा। अब जो उसका पिता होता है उर्मिला का, वो कहने लगता है कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं ना खुद जाऊंगा और खुद जाकर इस बारे में बात करूंगा। ऐसा कहकर पिता वहां से गोपाल के पास जाता है और गोपाल से बात करने लगता है। कहता है कि भाई क्या हुआ, तुम शराब भी पीने लगे और तुम मेरी बेटी से लड़ाई भी कर रहे हो, जबकि 10 साल तुम्हारी शादी को हो गए हैं, लेकिन आज तक हमने कोई भी ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है, अब ऐसा क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर जो गोपाल है वो इस बात को बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहता जो बात उसे उस पंडित ने बताई थी, और इसी वजह से वो चुपचाप रहता है। यहाँ पर ससुर समझाने लगता है, कहता है कि बेटा देखो इस तरह से घर उजड़ जाया करते हैं और ऐसा बिल्कुल भी मत करो और तुम उसके साथ ही रह लो। यहाँ पर जो गोपाल होता है वो कहने लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप उसे ले आओ, क्योंकि यहाँ पर उसे लगता है कि शायद पत्नी अब इतने दिन गांव में रह ली है और एक बार मैंने उसे भेज दिया है तो उसके बाद उसे अकल आ जाएगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर गोपाल जो होता है वह अपनी पत्नी को घर के अंदर ले आता है, लेकिन पत्नी जैसे यहाँ पर आती है तो उसके बाद पूरी तरह से इस बात की तहकीकात करना चाहती है कि उसके पति को आखिर हुआ क्या है और वो बात क्या थी जिस बात की वजह से वह उसे इस दुनिया से विदा करने की बात कर रहा था। यहाँ पर पत्नी डरी सहमी सी अब इस बात की तहकीकात करने लगती है और जब उसका पति घर से बाहर जाया करता तो वह भी घर से बाहर निकल जाया करती और इधर उधर अपने पति का पीछा किया करती। तभी एक दिन की बात होती है, जो गोपाल होता है वह अपनी पत्नी को बाहर देख लेता है और बाहर देखने के बाद उसका शक दोबारा से गहराने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद कुछ काम आई होगी और घर जाकर इससे बात करूंगा। ऐसा सोचकर वह फिलहाल गौर नहीं देता है और जब वह शाम के समय घर जाता है तो पत्नी घर के अंदर मिलती है और उसी तरह से उसका स्वागत करती है। लेकिन यहाँ पर जब गोपाल उससे पूछता है कि क्या तुम बाहर गई थी, तो यहाँ पर पत्नी मना करने लगती है। अब जैसे वो मना करती है तो गोपाल ने आज अपनी आंखों से देखा था कि उसकी पत्नी बाहर थी और इसके बाद वह फिर से उसे बुरी तरह से धमकाने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर गोपाल फिलहाल तो घर से बाहर जाता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से शराब पीकर आता है और शराब पीकर घर
घर के अंदर फिर से वही माहौल कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वो फिर से अपने पिता को बुलाती है और पिता जैसे इस बार आता है तो उसके बाद अपने दामाद से कहने लगता है कि दामाद जी आखिर ये बात क्या है और आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहां पर वो कहता है कि अब तो मैं इसे घर के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इसका चरित्र ठीक नहीं है और इसे ले जाओ अपने साथ। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर यहाँ पर जो गोपाल के ससुर होते हैं वह भी एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और उसके ऊपर वो उंगली उठा रहा था। वह पूछने लगते हैं कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर गोपाल कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है और ये मुझसे झूठ बोलने जो लगी है। आज भी दिन के समय मैंने इसे बाहर देखा था और उससे पहले कई बार ये बात सुनने को मुझे मिली है कि यह इस मकान मालिक के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर उर्मिला जो अब तक अपने घर को बसाने की बात कर रही थी उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और वह एकदम से अपने पति के सामने आती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें खामखाई किसी बात का वहम हुआ है। आज तो मैंने झूठ इसलिए बोला था कि मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम इधर उधर क्या किया करते हो जो तुम इतने बदल गए। यहाँ पर गोपाल कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वह शराब के नशे में था और कहता है कि ठीक है मुझे कुछ सुनना सुनाना नहीं है, तुम चले जाओ अपने पिता के साथ और अब वापस से लौटकर इस घर के अंदर बिल्कुल भी मत आना अगर तुम असलियत में अपने पिता की ही बेटी हो तो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो गोपाल की पत्नी उर्मिला होती है वह चुपचाप वहां से निकल जाती है और ना ही इस बात का विरोध करती है। यहाँ से जाकर वह अपने मायके में बैठ जाती है और बिल्कुल भी आने का नाम नहीं लेती है। बार बार उसे बच्चों की याद तो आया करती है लेकिन वह धैर्य कर लेती है कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, इस बदनामी से तो अच्छा है अपने यहीं पर रह लूंगी, जीवन यहीं पर व्यतीत हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 3 से 4 महीने बीत जाते हैं और 3-4 महीने बाद एक दिन जो गोपाल होता है वह ऐसे घूमते घूमते अपने गांव के उस पुजारी के पास चला जाता है जो कि घर के अंदर बैठकर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। और जब वह चुपके से घर के अंदर जाता है यानी कि बिना आवाज किए हुए, तो उसी समय यहाँ पर जो पुजारी जी होते हैं वह अपनी पत्नी से कह रहे थे कि ये तो बढ़िया इंतजाम हो गया, अब गोपाल बिल्कुल भी कर्मकांड पर ध्यान नहीं देता है और उसके बाद पूरा काम उसका धीरे धीरे करके मुझे ही मिल जाएगा। इस बात को सुनकर गोपाल को थोड़ा सा शक होता है और वह बाहर ही रुककर इस बात को गौर से सुनने लगता है। उसकी पत्नी कहने लगती है कि आपके दाव से भला कौन बच सकता है, तभी तो आप काफी ज्यादा बुद्धिमान हो और आप मुझे पसंद हो। यहाँ पर वह हंसते हुए कहता है कि हाँ, दाव तो ऐसा ही खेला था, एक ही झटके में उसका घर भी उजड़ गया और उसके बाद देखो उसका काम भी मेरे हाथ लगने लगा है। इस बात को सुनकर गोपाल पूरे मामले को समझ जाता है कि जो कुछ भी किया धरा था इस पंडित का किया धरा था और उसके बाद उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो वहां से वापस लौटता है और एकांत में बैठकर इस बारे में गहन सोच विचार करता है। सोचता है कि यार मैंने जल्दबाजी करके बहुत गलती कर दी और किसी भी बात को अपने कानों से ना सुन ले और आंखों से ना देख ले, उससे पहले तो बिल्कुल उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। इसी वजह से गोपाल काफी दिनों तक काफी परेशान रहता है और उसके बाद एक दिन अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके में पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। लेकिन अब तक यहाँ पर जो पत्नी है वो यहाँ पर रहने का फैसला कर चुकी थी और वह साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि जब तुमने मेरे करैक्टर पर उंगली उठा दी तो उसके बाद भला मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो गोपाल होता है वह उससे माफी मांगता है, कहता है देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसी तरह से जो गांव का पंडित आया था ना उसने मुझे भड़काया था तुम्हारे खिलाफ और उसी की बातों को सुनकर मैं ऐसा करने लगा। लेकिन अब इस बात को ज्यादा इधर उधर मत करो क्योंकि अभी ज्यादा लोगों में इस बात के बारे में नहीं पता और हम यहीं पर अपनी बात को निपटा लेते हैं क्योंकि मैं वैसे भी बाहर रहा करता हूं तो किसी को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम कैसे भी करके मेरे साथ चलो और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर जो पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप ऐसा कह रहे हो उसे मैं भैया कहा करती हूँ और बच्चे भी उसे मामा कहा करते हैं, तो तुम भला उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। इसके बाद जो पत्नी होती है वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वह बुरी तरह से माफी मांग रहा था और वो लोग आज तक भी अपना खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।